Now we are starting with a new chapter that is a limited liability partnership. सबसे पहले limited liability partnership का मीनिंग समझ लो. इसका शॉर्ट फॉर्म है limited liability partnership, that is a LLP. सी होता क्या है ना, पार्टनरशिप फॉर्म सबको पता है. व्हाट इज द पार्टनरशिप फॉर्म? टू और मोर पर्सन कम टुगेदर, दे आर डूइंग अ बिजनेस. जो भी बिजनेस करेंगे उनमें वही खुद डिसीजन लेंगे, वही अपना फंड्स बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, और अगर बिजनेस में कुछ प्रॉफिट होता है तो अपने बीच में वो शेयर करके लेंगे. वहीं अगर बिजनेस में लॉसेस हुआ तो ऑल द पार्टनर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट लॉसेस, या तो वो सफर करेंगे अपने लॉसेस उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के ऊपर. ये होता है पार्टनरशिप फॉर्म. मतलब पार्टनरशिप फॉर्म में जो पार्टनर्स है ना वो सब चीजों के लिए लाइबल है. लाइबल का मतलब क्या? जिम्मेदार है, या तो रिस्पॉन्सिबल है, ये भी बोल सकते हैं. प्रॉफिट हुआ तो उन्हीं को मिलेगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के ऊपर, लॉस हुआ तो उन्हीं को सफर करना होगा या तो बेयर करना होगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के ऊपर. राइट. इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, उनकी जो लाइबिलिटी होती है ना, वो लाइबिलिटी हमारी उनकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है. विच लाइबिलिटी? अनलिमिटेड लाइबिलिटी. ये आप लोगों ने ट्वेल्थ में सीखा रहेगा पार्टनरशिप फर्म के फीचर्स में, कि पार्टनर्स का लाइबिलिटी अनलिमिटेड होता है. इसका मतलब अगर समझ लो बिजनेस में कुछ लॉसेस हुए और बिजनेस अगर समझो इंसॉल्वेंट हो गया. इंसॉल्वेंसी का मतलब पता है ना, बिजनेस की लाइबिलिटी ज्यादा है और एसेट्स कम है, तो वो लोग बिजनेस में डूब रहे हैं. तो ऐसे सिचुएशन में ये जो पार्टनर्स है, जितने भी पार्टनर्स है, उनको अपना प्राइवेट एस्टेट सोल्ड करके लाइबिलिटी पे करना पड़ता है. राइट. उनको अपना प्राइवेट एस्टेट मतलब पर्सनल प्रॉपर्टी एस्टेट सब बेच के उनको अपना लाइबिलिटी पे करना है. बिकॉज इन अ पार्टनरशिप फर्म देयर इज अ अनलिमिटेड लाइबिलिटी. उनको अपना बिजनेस का एसेट तो सोल्ड कर दिया, बट उसी के साथ वो अपने प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी बेच के अपना लाइबिलिटीज पेड करेंगे. ये रूल होता है. ओके. तो पार्टनरशिप फर्म का ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स लाइबल है, वो सारी चीजों के लिए लाइबल है. अगर पैसा बिजनेस में नहीं है तो उनका पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के उनको लाइबिलिटी को क्लियर करना है. ये एक डिसएडवांटेज है. तो इसको कवर करने के लिए पार्टनरशिप फर्म को कन्वर्ट करेंगे एलएलपी में, दैट इज अ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म में. अब इसमें कन्वर्ट करने की वजह से क्या होगा, ये पार्टनरशिप फर्म है बट ये थोड़ा कंपनी में कन्वर्ट हो गया. देखो ना, नाम में ही आता है लिमिटेड लाइबिलिटी, दैट इज अ लिमिटेड वर्डिंग आया तो कंपनी आया. तो हम लोग पार्टनरशिप फर्म को एलएलपी में कन्वर्ट कर रहे हैं. तो हमारा जो ये मेन डिसएडवांटेज था कि पार्टनर्स का लाइबिलिटी अनलिमिटेड होता है, वंस इट इज कन्वर्टेड इनटू द एलएलपी ना, तो इन दैट सिचुएशन यहाँ पे भी पार्टनर्स ही है बट उनका लाइबिलिटी लिमिटेड है. क्या है उनका लाइबिलिटी? लिमिटेड. इसका मतलब कंपनी का जो एडवांटेज है, कंपनी में भी लाइबिलिटी लिमिटेड होता है जॉइंट स्टॉक कंपनी में. मतलब अगर उस कंपनी में कोई लॉसेस होते हैं तो उनको उनका प्राइवेट एस्टेट सेल करके रिकवरी करने का जरूरत नहीं होता. राइट ना. मतलब वो बिजनेस तक ही लिमिटेड है. तो वैसे ही once the partnership firm, normal partnership firm converted into the LLP, in that situation इसके अंदर जो पार्टनर है उनका लाइबिलिटी लिमिटेड है. मीन्स देयर इज नो नीड टू सेल द प्राइवेट एस्टेट. उनको अपना प्राइवेट प्रॉपर्टी बेचने का जरूरत नहीं है. अगर हमारे बिजनेस में लॉसेस है, लाइबिलिटी ज्यादा है, तो बिजनेस के एसेट सोल्ड करके जितना लाइबिलिटी पेड कर सकते हो उतना पे करो, बाकी का छोड़ दो. क्लियर हो गया. तो हम लोग यहाँ पे एक मेन एडवांटेज एंजॉय करते हैं व्हेन द पार्टनरशिप फॉर्म कन्वर्टेड इनटू द एलएलपी. ये पॉइंट समझ में आया. तो लाइक अ कंपनी हम लोगों को यहाँ पे बेनिफिट होता है. राइट. एज वेल एज जैसे कि तीन पार्टनर्स है ए बी सी, और समझो सी का बिहेवियर बिजनेस में कुछ रॉन्ग है, मिसकंडक्ट उसने बिहेव किया, तो बाकी के दो पार्टनर लाइबल नहीं है, उसको जिम्मेदार नहीं है. सी अपना प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर लेगा. तो इसीलिए हम लोग नॉर्मली पार्टनरशिप फर्म को कहाँ पे कन्वर्ट किया जाता है? एलएलपी में कन्वर्ट किया जाता है. क्लियर हो गया व्हाट इज द एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप. ठीक है. अब तुम लोगों ने ट्वेल्थ में हम लोगों ने जो फाइनल अकाउंट सीखा था ना, दैट इज अ पार्टनरशिप फर्म का फाइनल अकाउंट सीखा था. ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट. राइट. उसी तरह से वी आर स्टार्टिंग विद द फाइनल अकाउंट ऑफ द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप. मतलब अगर पार्टनरशिप फर्म एलएलपी में कन्वर्ट हो रहा है तो हर एक बिजनेस के फॉर्म का ना अपना फाइनल अकाउंट का फॉर्मेट है. हम लोगों ने देखा रहेगा 11th के फाइनल अकाउंट में सोल ट्रेडिंग कंसर्न का फाइनल अकाउंट था, उसमें पार्टनर्स कैपिटल नहीं था. राइट. 12th के फाइनल अकाउंट में किसका फाइनल अकाउंट था? पार्टनरशिप फर्म का. फिर आपने एफ1 में देखा डिपार्टमेंटल फाइनल अकाउंट, यस और नो. मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का फाइनल अकाउंट जिसमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. तो हर एक बिजनेस फॉर्म का अपना अपना फाइनल अकाउंट का एक फॉर्मेट है. तो आज हम लोग देखने वाले हैं, मतलब आपके पोर्शन में टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 6 के पोर्शन में वी आर स्टार्टिंग विद द फाइनल अकाउंट ऑफ एलएलपी, नथिंग एल्स. तो दिस इज द फाइनल अकाउंट ऑफ व्हाट? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप. उसका पर्टिकुलर फॉर्मेट है. वो फॉर्मेट क्या है? 11th 12th में जो फाइनल अकाउंट था, देयर इज अ हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट लाइक दिस.
इस तरह से होता था ना, दो साइड, यहाँ डेबिट यहाँ क्रेडिट। बट नाउ इन अ एलएलपी वी आर हैविंग अ वर्टिकल फॉर्मेट। वर्टिकल मतलब एक के नीचे एक पूरा फॉर्मेट रहेगा, एंड ये फॉर्मेट में आप चेंजेस नहीं कर सकते, एज इट इज फॉर्मेट को कॉपी करना है एंड फिर उसको सॉल्व करना है, इतना समझ लो, ठीक है। तो अगेन इन दिस देयर इज अ टू स्टेटमेंट्स, इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट स्टेटमेंट। यहाँ पे अकाउंट वर्डिंग यूज नहीं किया, बिकॉज जब आप हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट बनाते हो या तो टी फॉर्मेट बनाते हो तो इसको अकाउंट बोला जाता है, एक को डेबिट साइड होती है, दूसरे को क्रेडिट साइड होती है। बट जब भी आप वर्टिकल फॉर्मेट बनाते हो ना, दैट इज अ स्टेटमेंट, दैट इज नॉट अकाउंट, बिकॉज उसमें डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम्स नहीं होंगे, ठीक है। तो वी आर हैविंग फर्स्ट वन इज द इनकम स्टेटमेंट एंड सेकंड वन इज व्हाट, बैलेंस शीट एंड एसेट्स का मतलब एसेट्स एंड लायबिलिटी का स्टेटमेंट, दैट इज द बैलेंस शीट स्टेटमेंट। क्लियर हो गया? ओके पहले एक्सप्लेन करियो बैलेंस शीट स्टेटमेंट। गो टू द फॉर्मेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, वर्टिकल फॉर्मेट भी हाँ, जो मैंने नोट्स लिख के दिया ना उसमें ध्यान देना। उसके अंदर फर्स्ट पॉइंट नंबर 1, कंट्रीब्यूशन एंड द लायबिलिटीज, मतलब ये आपका बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड इंडिकेट कर रहा है। एंड कंट्रीब्यूशन मींस व्हाट, पार्टनर जो पैसे बिजनेस में कंट्रीब्यूट करते हैं, सेव करते हैं, उस मतलब इन्वेस्ट करते हैं, दैट इज नोन एज अ कंट्रीब्यूशन, दैट इज अ पार्टनर्स कंट्रीब्यूशन। क्लियर हो रहा है? तो कंट्रीब्यूशन एंड लायबिलिटीज मतलब रिमेनिंग लायबिलिटी। तो उसके अंदर देखो दो मेन पार्ट है, 1 एंड 2, राइट। फर्स्ट में आया पार्टनर्स फंड, उसके अंदर कंट्रीब्यूशन एज वेल एज रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो कंट्रीब्यूशन में क्या आता है, पार्टनर्स का कैपिटल होगा, नथिंग एल्स, एंड बिजनेस के सारे रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम, जर्नल रिजर्व, देन जितने भी रिजर्व्स एंड सरप्लस है, रिजर्व्स मतलब पता है ना हमारे बिजनेस की सेविंग, एंड सरप्लस का मतलब होता है प्रॉफिट, नथिंग एल्स। तो ये सब कुछ यहाँ होगा। तो पॉइंट नंबर 1 हुआ, जिनको हम लोगों ने इनर में लिखा, टोटल आउटर में लिखा, किसी को कुछ डाउट है? नाउ पॉइंट नंबर 2, इसके अंदर देखो ए से लेके एफ तक पॉइंट है। ए इज अ सिक्योर्ड लोन, सिक्योर्ड लोन मींस यू नो इट वेरी वेल, जहां से भी आप लोन ले रहे हैं वहां पे आपने कुछ ना कुछ गिरवी रखा है, मॉर्गेज रखा है, दैट इज नोन एज अ विच लोन, सिक्योर्ड लोन, राइट। फिर आता है अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन का मतलब क्या, लोन तो लिया बट उसके अगेंस्ट में कुछ मॉर्गेज नहीं है, गिरवी नहीं रखा है, बस आपने लोन ले लिया, दैट इज नोन एज अ विच लोन, अनसिक्योर्ड लोन। फिर आता है शॉर्ट टर्म बोरिंग। Short term borrowing means again this is a loan, but this is for short period. Now what is the meaning of the short period? When we are taking a loan for less than 12 month, जब भी हम लोग ने लोन लिया बट उसका पीरियड कितना है, 12 महीने से कम पीरियड का है, मतलब लेस देन 12 मंथ है, तो उसको क्या बोला जाएगा, शॉर्ट टर्म बोरिंग। समझ में आया? शॉर्ट टर्म बोरिंग है। देन क्रेडिटर एंड ट्रेड पेएबल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रेडिटर एंड ट्रेड पेएबल, पता है आप लोगों को? क्रेडिटर का मतलब क्या, लाइबिलिटी, जिनको पेमेंट करना है, उधारी पे परचेस किया तो उनका पेमेंट, सेम उसी को बोला जाता है ट्रेड पेएबल, तो ये यहाँ होगा। देन अदर लायबिलिटी, रिमेनिंग ऑल लायबिलिटीज कम टू दिस पॉइंट, दैट इज अदर लायबिलिटी। एंड प्रोविजंस में आता है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रपोज्ड डिविडेंड। तो प्रोविजन करके रखना मींस व्हाट, आपको पता है इन फ्यूचर में कुछ एक्सपेंसेस है, राइट रेवांशी, तो ऐसे एक्सपेंसेस के लिए पैसा साइड में निकाल के रखना मतलब प्रोविजन करके रखना। You know it very well, after 1 year we have to pay the taxes to the government, तो इन टैक्सेस के लिए पहले से साइड में पैसा निकाल के रखते हो, दैट इज नोन एज व्हाट, प्रोविजन। तो दैट इज अ प्रोविजन। क्लियर हो गया? इसके अंदर क्या क्या आता है, फिर इनको सबको इनर में लिखेंगे, टोटल आउटर में। पॉइंट नंबर 1 का टोटल आउटर में ऊपर है, पॉइंट नंबर 2 का टोटल, उनका टोटल, दैट इज अ लायबिलिटीज टोटल। समझ में आया? ओके नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द एसेट साइड। एसेट साइड में डायरेक्टली ए टू जी हेडिंग्स है। पहला है ग्रॉस फिक्स्ड एसेट्स। ग्रॉस फिक्स्ड एसेट्स में आते हैं सारे के सारे फिक्स्ड एसेट्स, जो आपको पहले इनर में लिखने, टोटल फिक्स्ड एसेट्स, उसमें से हम लोग डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे, एंड देन यू गॉट व्हाट, नेट फिक्स्ड एसेट्स। हाँ या ना? समझ में आया? मतलब अभी तक हम लोग वर्डिंग यूज करते थे, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, वी गॉट डब्ल्यूडीवी, इस तरह से वर्डिंग यूज करते थे, राइट। बट अभी आएगा कॉस्ट के बदले में ग्रॉस फिक्स्ड एसेट्स लेस डेप्रिसिएशन, वी गॉट नेट फिक्स्ड एसेट्स। समझ में आया? कुछ डाउट है यहाँ तक? ओके तो बस कुछ नहीं, टोटल फिक्स एसेट्स में से डेप्रिसिएशन माइनस करो, यू गॉट अ नेट फिक्स एसेट्स, नथिंग एल्स। पॉइंट नंबर 2 में आता है इन्वेस्टमेंट। कंपनी ने अगर किसी और कंपनी के शेयर्स में, डिबेंचर्स में, या तो कहीं पे भी पैसे इन्वेस्ट किए ना, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट, एंड नॉर्मली दीज आर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मीन्स अगेन द इन्वेस्टमेंट विच इज मेड फॉर द पीरियड ऑफ मोर देन 12 मंथ, दैट इज फॉर मोर देन 1 ईयर, दैट इज नोन एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। फिर आता है इन्वेंटरी। इन्वेंटरी का मतलब क्या होता है, स्टॉक। यस और नो? स्टॉक का मतलब पता है ना, क्लोजिंग स्टॉक, राइट रेवांशी। देन डेटर्स एंड ट्रेड रिसीवेबल। डेटर्स का मतलब क्या, व्हेन द गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस, तो पैसा मिलने वाला है कस्टमर से, दैट इज नोन एज अ डेटर्स, एंड दैट इज आल्सो नोन एज अ व्हाट, ट्रेड रिसीवेबल। फिर आता है लोन एंड एडवांसेस। व्हेन वी आर गिवन अ लोन और एडवांसेस टू एनीवन, आपने लोन दिया
एडवांसेस दिया तो ये पैसे मिलने वाले हैं, तो अगर पैसे मिलने वाले हैं तो ये मेरे लिए एसेट्स है। समझ में आया? नेक्स्ट वन, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इन दिस कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये दो पॉइंट आते हैं। एंड नेक्स्ट आता है अदर एसेट्स। तो रिमेनिंग बचे कुछ सारे एसेट्स कहाँ जाएंगे? अदर एसेट्स में। सबको लिखना है इनर। देखो ग्रॉस फिक्स एसेट्स को इनर में लिखा, बाकी को आउटर में लिख के टोटल किया तभी भी चलेगा। हो गया बैलेंस शीट के एसेट साइड का टोटल। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। इसको बैलेंस शीट वर्डिंग भी यूज नहीं किया हुआ है। क्या यूज किया हुआ है? स्टेटमेंट ऑफ assets and liability। खत्म। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट दैट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है। ठीक है, एक्चुअल्स में अभी तक फाइनल अकाउंट के लिए आप ट्रेडिंग अकाउंट अलग बना देते हैं, पीएनएल अकाउंट अलग बना देते हैं, ये सुनो। अभी ऐसे नहीं होगा, ट्रेडिंग एंड पीएनएल दोनों का एक साथ इफेक्ट आपको लिखना है। क्लियर है? ठीक है, आपको पता रहेगा ट्रेडिंग अकाउंट समझो है, ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट है। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में क्या होता है? ऑल एक्सपेंसेस। और क्रेडिट में क्या होता है? बोलो, इनकम्स होता है। तो इन इनकम्स में नॉर्मली क्या आता है? सेल्स। सही है ना? उसमें से रिटर्न माइनस करना सब कुछ। तो अभी ट्रेडिंग एंड पीएनएल दोनों को कंबाइन करके वी आर गोइंग टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट। एकदम सिंपल लॉजिक है, आपको बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है तो क्या किया जाता है? इनकम माइनस एक्सपेंसेस। यहाँ पे भी यही फॉर्मेट है। पॉइंट नंबर वन इज द इनकम। अब इनकम में कौन कौन से इनकम्स हो सकते हैं? फर्स्ट वन इज द ग्रॉस टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब होता है सेल्स, जो इनर में लिखा। लेस रिटर्न्स, दैट इज द सेल्स रिटर्न, वो माइनस करेंगे। एंड देन फाइनली यू गॉट व्हाट? नेट टर्नओवर। उसमें एक्साइज ड्यूटी भी हो सकता है, तो सर्विस टैक्स भी हो सकता है, अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा तो ग्रॉस टर्नओवर मतलब ये आपका सेल्स है कुछ माइनस करने के पहले का, उसमें से जो भी पॉइंट माइनस करेंगे और फिर जो आंसर मिलेगा दैट इज नोन एज अ नेट टर्नओवर। उसको क्या बोला जाता है? नेट टर्नओवर। ठीक है, फिर आता है अदर इनकम। अदर इनकम मतलब बच्चे कुछ सारे इनकम। अभी अदर इनकम में क्या क्या आ सकता है? बोर्ड पे ध्यान दो। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में सेल्स है मेन इनकम। इनकम तो एक ही होता है और कुछ है क्या ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में? नहीं। बट आप याद करो, रिकॉल करो, पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या क्या हो सकता है? कमीशन रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव्ड, जो भी रिसीव्ड है वो अपने लिए इनकम है, वो सब अदर इनकम में आएंगे। कहाँ पे आएंगे? सारे के सारे अदर इनकम में। समझा ना? एंड नेक्स्ट पॉइंट है सी वाला, इंक्रीज और डिक्रीज इन स्टॉक। अब ये इंक्रीज और डिक्रीज इन स्टॉक कैसे निकालना है ना, वो मैं आपको बता दूं, ध्यान देना। इंक्रीज और डिक्रीज इन स्टॉक मतलब क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्या बताया मैंने? हाँ, you know it very well. In a stock we are having a three type of stock: raw material, WIP and finished goods. raw material मतलब पता है, समझो मेरा बिजनेस है वुड फर्नीचर का, बेंचेस का बिजनेस, मैं बेंचेस का प्रोडक्शन करती हूँ। तो बेंचेस को बनाने के लिए मुझे रॉ मटेरियल में क्या चाहिए? वुड। मेरे गोडाउन में वुड का स्टॉक है, तो दैट इज द स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। फिर रॉ वुड का स्टॉक था, वो रॉ मटेरियल का स्टॉक हो गया। फिर इन वुड को मैंने कटिंग पीसेस बना के रखा है, तो अभी ये ना रॉ वुड है ना ये बेंचेस है, तो ये बीच में किस स्टेप में? उसको क्या बोलते हैं? वर्क इन प्रोसेस। समझ में आया? फिर ये वर्क इन प्रोसेस के ऊपर काम करके करके फिनिश गुड्स बन गए, और मेरे पास अभी बेंचेस का स्टॉक है, तो किसका स्टॉक बन गया? फिनिश गुड्स का स्टॉक। क्लियर हो गया? तो रॉ मटेरियल, WIP एंड फिनिश गुड्स, ये तीन कैटेगरी के स्टॉक होते हैं। उसमें एक ओपनिंग स्टॉक है और दूसरा कौन सा है? क्लोजिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक का मीनिंग ईयर के स्टार्टिंग का स्टॉक, दैट इज ओपनिंग स्टॉक, एंड ईयर के एंडिंग का स्टॉक, दैट इज नोन एज विच स्टॉक? क्लोजिंग स्टॉक। बराबर है? अब करना क्या आपको? इंक्रीज डिक्रीज में क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक माइनस करना है। इन शॉर्ट व्हाट? अब मुझे बताओ, समझो ओपनिंग स्टॉक है 50,000 का, ओके, एंड क्लोजिंग स्टॉक है 60,000 का, तो आप क्या लॉजिक लगाओगे? स्टॉक इंक्रीज और डिक्रीज? इंक्रीज। कितने का इंक्रीज हो रहा है स्टॉक? 10,000 का। ओपनिंग के कंपैरिजन में क्लोजिंग में 10,000 का चेंज है, जो कि इंक्रीज है। तो हम लोगों को यही फाइंड आउट करना है कि स्टॉक इंक्रीज है कि डिक्रीज है। ओके, तो इंक्रीज हो गया मतलब पॉजिटिव चेंज है। ओके, बट इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो 60,000 माइनस 50,000, यू गॉट हाउ मच? 10,000। ये हो गया इंक्रीज इन स्टॉक। उल्टा हो गया तो क्लोजिंग स्टॉक है ओनली 40 और ओपनिंग स्टॉक कितना है? 50, तो ये निगेटिव आएगा। इसको बोलते हैं डिक्रीज इन स्टॉक, नथिंग एल्स। तो आप बस याद रखना, पॉइंट नंबर थर्ड में इंक्रीज डिक्रीज में क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करना है। आंसर पॉजिटिव आया तो ऐड करो, अगर निगेटिव आया लाइक दिस तो टोटलिंग करते उसको माइनस करो। सही है? समझा? तो हमारे इनकम साइड खत्म। चेक करो, इनकम में इतना ही है ना, पॉइंट नंबर ए बी सी। ए में टर्नओवर मतलब सेल्स है, बी में बाकी बचे कुछ सारे इनकम है, सी में इंक्रीज और डिक्रीज इन स्टॉक है। इनका सबका कैलकुलेशन आउटर कॉलम है, दैट इज अ टोटल इनकम। हो गया? समझा यहाँ तक? आगे एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर में कितने तक है? देखो ए बी सी डी तक, आई तक है। ए मतलब रॉ मटेरियल कंज्यूम। अब ध्यान देना, ये रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे आता है मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ। रॉ मटेरियल कंज्यूम मतलब
ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस रॉ मटेरियल परचेस्ड लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। समझ में आया? रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक लो, उसमें से रॉ मटेरियल जो परचेस किया उसको माइनस ऐड करो एंड क्लोजिंग को माइनस करो, मतलब इतना मटेरियल आपने यूज किया, दैट इज अ कंज्यूम। समझ में आया? हाँ या ना? आपके घर में समझ लो राइस या तो व्हीट ग्रोसरी आया, ओपनिंग में आपके पास 2 kg था, आपने और 5 kg परचेस करके लाया, टोटल कितना हुआ 7 kg। मंथ के एंड में पता चला 1 kg बचा हुआ है, तो आपने कितना यूज किया 6 kg। तो क्या किया, ओपनिंग में परचेस ऐड किया, क्लोजिंग को माइनस किया, यू गॉट अ रॉ मटेरियल कंज्यूम। ऐसे निकालना है। नेक्स्ट वन इज व्हाट, परचेस और रीसेल। यहाँ पे क्या हो रहा है ना, हम लोग रेडी गुड्स परचेस कर रहे हैं डायरेक्टली और उसको सेल कर रहे हैं, बराबर है। तो अगर ऐसा कुछ परचेस रहेगा तो वो यहाँ पे आता है। देन कंजम्पशन ऑफ स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स, ये डायरेक्टली वर्डिंग रहेगा, ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये नहीं होता क्वेश्चन में, इसके लिए मैंने वहां पे क्रॉस मार्क करके रखा है क्योंकि ज्यादा नहीं आता। फिर आता है पर्सनल एक्सपेंसेस। अभी ये पर्सनल नहीं है, ये पर्सोनल एक्सपेंसेस है। पर्सनल एक्सपेंसेस का मतलब हमारे पास जो एम्प्लॉइज है उनको आप जो सैलरी पेड कर रहे हो, या तो वी कैन से दैट वेजेस, बराबर ना, या तो डायरेक्टर फीस, रेम्यूनरेशन, एम्प्लॉय के लिए जो जो खर्चा करे वो सब कुछ यहाँ पे आता है पर्सनल एक्सपेंसेस। फिर आता है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, दैट इज ऑफिस एक्सपेंसेस। देन नेक्स्ट वन इज अबाउट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। फिर क्या आएगा, इंश्योरेंस, मतलब पता है आप लोगों का इंश्योरेंस का खर्चा आएगा। एंड देन डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, मतलब डेप्रिसिएशन मतलब पता है, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड कॉस्ट वो। एंड अमोर्टाइजेशन मतलब हमारे बिजनेस के जो लॉसेस है, लॉसेस एंड फिक्टिटियस एसेट्स लाइक मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, जब आप इनको रिटर्न ऑफ करते हो तो वो उसको बोलते हैं अमोर्टाइजेशन, और वो सब कुछ यहाँ पे आएगा। दैट इज एक्सपेंसेस विच इज अ रिटर्न ऑफ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि ये एक्सपेंसेस ना ह्यूज होते हैं अमाउंट में, तो इसको ना एक पर्टिकुलर 5 साल में, 3 साल में, हर साल में थोड़ा थोड़ा एक्सपेंसेस दिखाते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ। समझ में आया? नेक्स्ट वन है अदर एक्सपेंसेस। अदर मतलब बचे कुछ सारे एक्सपेंसेस, दैट इज द अदर एक्सपेंसेस। फिर अभी देखो आप, फिर इनका करेंगे टोटल एक्सपेंसेस का, क्या करेंगे टोटल, और वो जो टोटल है ना वो ऊपर के इनकम में से माइनस करेंगे। वहां पे एक लाइन मिसिंग है, टोटल एक्सपेंसेस भी होना चाहिए था। फिर टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे एंड देन यू गॉट नेट प्रॉफिट और लॉस बिफोर टैक्स। समझ में आया? फिर इसमें से माइनस करेंगे सिंपल में टैक्स, यू गॉट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यस और नो? बट इस बिजनेस में हमारे पास पार्टनर्स है, तो जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उनको पार्टनर में डिवाइड किया जाएगा उनके रेशियो के ऊपर, राइट? और वो नेट प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल में जाके ऐड करेंगे, दैट इज बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कंट्रीब्यूशन में जाके ऐड करेंगे। समझ में आया? कर सकते हो। फॉर्मेट क्लियर हो गया? गुड। Okay, now we are starting with the first question of this chapter, that is we are starting with the question number 2 of the Manan Prakashan. Question number 2 of the LLP, Limited Liability Partnership. Salman, Arbaz and Sohail carried on business on partnership, sharing profit and losses in the ratio the 2:1:2. तीन पार्टनर है, रेशियो देखा रखा है 2:1:2. The balance sheet balances of the firm is given below. Plant and machinery simple है, fixed assets. कहाँ जाएगा अभी आपको डिसाइड करना है according to format. Investment, sales return less from sales. ठीक है, सेल्स रिटर्न लेस फ्रॉम सेल्स, फर्नीचर फिक्स्ड एसेट्स, मोटर व्हीकल फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स को एफए लिख देना शॉर्ट में। देन लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स्ड एसेट्स, परचेसेस डायरेक्टली परचेस एक्सपेंडिचर में अंदर, ओपनिंग स्टॉक इंक्रीज एंड डिक्रीज, आई&डी लिखना। सैलरीज, सैलरी नॉर्मली कौन सा एक्सपेंस होता है, पर्सनल एक्सपेंसेस, बोला था ना, तो पर्सनल के लिए पी लिख दो। ऑफिस एक्सपेंसेस एडमिनिस्ट्रेटिव, रेंट एंड इंश्योरेंस एडमिनिस्ट्रेटिव, अकाउंटेंट फीस एडमिनिस्ट्रेटिव, डेटर्स ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड बैंक, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ड्रॉइंग लेस फ्रॉम पार्टनर कैपिटल, ये पार्टनर कैपिटल से माइनस ही होता है जो आपने 12th में भी सीखा था, राइट? उसके बाद बिल रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा ऑफिस का खर्चा है। कम टू द क्रेडिट साइड, कैपिटल ऑफ सरमान अल्बाज सोहेल, दैट इज अ पार्टनर्स कंट्रीब्यूशन, पार्टनर कैपिटल है ना लायबिलिटी में फर्स्ट लाइन उसमें। सेल्स ग्रॉस टर्नओवर, ट्रेड क्रेडिटर ट्रेड पेएबल, कमीशन इनकम है, दैट इज अदर इनकम, बिल पेएबल ट्रेड पेएबल, क्रेडिटर भी ट्रेड पेएबल, बिल पेएबल भी ट्रेड पेएबल। देन बैंक लोन सिक्योर्ड लोन, उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट, दैट इज अ सिक्योर्ड लोन, या तो शॉर्ट टर्म बोरिंग, बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ शॉर्ट टर्म बोरिंग, क्योंकि ये लोन लेते वो शॉर्ट पीरियड के लिए होता है।
Come to the adjustment. Additional information. Stock on 31st March 2018 was valued 1,66,250. ये closing stock है. In according to adjustment, closing stock के दो इफेक्ट होने चाहिए. First effect, increase and decreased. Second effect, balance sheet में inventories. ठीक है. Next, depreciation. Depreciation का पहला इफेक्ट, less from assets. तो assets में से माइनस होना चाहिए, लिखो वहां पे less from assets. Second one, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन. देखो सिंपल बात है, एक इफेक्ट बैलेंस शीट में जाना चाहिए और एक इफेक्ट स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में. तो फर्स्ट इफेक्ट इज लेस फ्रॉम एसेट्स, मतलब स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी में जाएगा, राइट. एंड सेकंड इफेक्ट इज व्हाट, पीएनएल में ना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में. तो वहां पे कहा डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन के हेडिंग में. ठीक है, सारे एसेट्स के ऊपर जाओ. लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट मशीनरी, मोटर व्हीकल को टिक करो. लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी एंड मोटर व्हीकल को टिक करो. किया. Next, provide the following outstanding expenses as on 31st March 2018. Outstanding is always add. Point number 1. ये क्या होना चाहिए? Add होना चाहिए. किस में? सैलरी का सैलरी में, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में. तो ऊपर जाके सैलरी एंड प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी को टिक करो. किया. ओके, इसके अंदर ये ऐड होने वाला है. पॉइंट नंबर 1 ये समझ में आया. इसके बाद सेकेंड इफेक्ट आउटस्टैंडिंग है ना, तो आउटस्टैंडिंग जाता है ट्रेड पेएबल. कहा जाएगा ट्रेड पेएबल. देन इंश्योरेंस इज प्रीपेड एज ऑन 31st मार्च. प्रीपेड इज ऑलवेज माइनस, तो इंश्योरेंस में से माइनस होगा. एंड प्रीपेड का दूसरा इफेक्ट जाता है लोन एंड एडवांसेस. कहा जाएगा लोन एंड एडवांसेस. एंड देन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. भले उन्होंने वर्डिंग बोला है ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, पीएनएल अकाउंट बनाओ, बट यू हैव टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर. एंड बैलेंस शीट का मतलब आपको बनाना है स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज. क्लियर हो गया. तो जब भी आप इस सम को सॉल्व करेंगे ना, इसका सॉल्यूशन का स्टेप एंड मेथड क्या है ध्यान दो. पहले आपको प्रिपेयर करना है फॉर्मेट, एंड पहले फॉर्मेट होना चाहिए स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी. फिर होना चाहिए स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और उसके अंदर के जो हेडिंग्स है ना ABCD, उसका नोट टू अकाउंट. फिर सारा पोस्टिंग नोट टू अकाउंट में जाएगा. यहाँ पे जो क्वेश्चन दिख रहा है उसका पूरा पोस्टिंग नोट टू अकाउंट में करेंगे, दैट इज अ वर्किंग नोट. एंड फिर उसका टोटलिंग जाएगा मेन फॉर्मेट में. क्लियर हो गया. इस तरह से आपका ये सॉल्यूशन सॉल्व होगा. तो अभी हम लोग फॉर्मेट लिखेंगे. ठीक है. ओके ओके, वी आर स्टार्टिंग विद द सॉल्यूशन ऑफ द एलएलपी. एलएलपी का सॉल्यूशन सॉल्व करना मतलब सबसे पहले आपको प्रिपेयर करना है फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट. कंपलसरी, इसके सीक्वेंस को आप चेंज नहीं कर सकते. पहले बैलेंस शीट का स्टेटमेंट क्या है देखो, पर्टिकुलर्स अमाउंट ऊपर लिखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी. ठीक है, ये यहाँ खत्म हो रहा है. नेक्स्ट पेज पे आपके नोटबुक पे नेक्स्ट पेज पे आप बनाओगे स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर एंडेड. उसमें भी कॉलम है पर्टिकुलर्स अमाउंट एंड अमाउंट. क्लियर हो गया. फिर वो जहां पे भी खत्म हो उसके नीचे यहाँ तक आपका स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल है. जहां पे आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया उसके नीचे आप लिखेंगे पार्टनर्स प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कंट्रीब्यूशन. मतलब ये जो प्रॉफिट आपको लास्ट आंसर मिलेगा उसको पार्टनर में डिवाइड करना है उनके रेशियो के ऊपर. क्लियर हो गया. ठीक है, ये फॉर्मेट जहां खत्म होगा यहाँ तक, उसके नेक्स्ट पेज पे आपको बनाना है नोट टू अकाउंट. नोट टू अकाउंट का फॉर्मेट कैसे रहेगा, पर्टिकुलर एंड अमाउंट. इनफ है 2 कॉलम. अगर जहां एडजस्टमेंट है उसके लिए आप उसको इनर में लिखोगे. क्लियर हो गया. अभी मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैंने इनर आउटर नहीं बनाया. तो आप अपने बुक में जगह है तो आप पर्टिकुलर अमाउंट कर सकते हो, या तो पर्टिकुलर एंड अमाउंट करो, बट जहां एडजस्टमेंट है उसको पर्टिकुलर कॉलम में भी उस अमाउंट को लिख देना, प्लस माइनस करके आउटर में. क्लियर हो गया. तो यहां से शुरू किया मैंने नोट टू अकाउंट, जहां पे सबसे पहले नोट टू अकाउंट प्रिपेयर करेंगे. जो सब हेडिंग है उनका, सब हेडिंग में पहले कौन है, पार्टनर फंड. उसके अंदर क्या है, कंट्रीब्यूशन है कि नहीं है. तो मैंने लिखा पार्टनर्स फंड या तो पार्टनर कंट्रीब्यूशन. बट वी आर हैविंग 3 पार्टनर्स ना, तो फर्स्ट पार्टनर का नाम सलमान, उसके नीचे 4 लाइन ब्लैंक छोड़ो, 4 से 5. फिर व्हाट, अरबाज, उसके नीचे 4 to 5 लाइन गैप छोड़ो. एंड देन सोइल 4 to 5 लाइन गैप छोड़ो क्योंकि उसमें एडजस्टमेंट आएंगे. देन नेक्स्ट हेडिंग विच वन, रिजर्व्स एंड सरप्लस, उसके नीचे 4 to 5 लाइन. तो ईच एंड एवरी हेडिंग के नीचे आपको जगह छोड़नी 4 to 5 लाइन. हमारा जो क्वेश्चन है उसका एक्चुअल पोस्टिंग नोट टू अकाउंट में होगा पूरा. फिर इनका टोटल करके मेन जो आंसर है वो कहाँ पे आएंगे, फॉर्मेट में आएंगे. क्लियर हो रहा है. तो सारे स्टार्टिंग कहाँ से किया हम लोगों ने, बैलेंस शीट से किया. वहां से लेके पीएनएल तक के सारे हेडिंग्स हम लोगों ने यहाँ लिखे. कुछ डाउट है इसमें, बताओ मुझे, समझ में आया. गुड. अब जब सम को सॉल्व करेंगे तो आप पोस्टिंग शुरू करेंगे जो नोट टू अकाउंट से होगा, लाइन में पोस्टिंग करोगे. गो टू द क्वेश्चन प्लीज. फर्स्ट पॉइंट इज अ प्लांट एंड मशीनरी, हाँ या ना. ओके, अब प्लांट एंड मशीनरी इज अ फिक्स एसेट्स, एंड फिक्स एसेट्स के शेड्यूल के कॉलम इस तरह से होते हैं, पर्टिकुलर्स, ग्रॉस फिक्स्ड एसेट्स, लेस डेप्रिसिएशन, यू गॉट अ नेट फिक्स्ड एसेट्स. तो उसमें का पहला एसेट्स कौन सा है बोलो, प्लांट एंड व्हाट, मशीनरी. चलो बताओ प्लांट एंड मशीनरी का एक्चुअल अमाउंट कितना है, 3 लाख.
75,000। अच्छी तरह से ध्यान दो, मैंने सारे हेडिंग्स ब्लू कलर में लिखे हैं ताकि आपको पता चले ये हेडिंग्स है। ओके, अब जो अंदर का पॉइंट है वो ब्लैक पेन से। नेक्स्ट इज व्हाट, इन्वेस्टमेंट। कहाँ आना चाहिए इन्वेस्टमेंट? देखो इन्वेस्टमेंट है कि नहीं है, है ना इन्वेस्टमेंट। कितना इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है? 1,25,000। तो आप यहाँ लिखेंगे इन्वेस्टमेंट एंड अमाउंट इज हाउ मच? 1,25,000। एडजस्टमेंट नहीं था, मुझे पता था। नेक्स्ट वन, सेल्स रिटर्न। क्या होता है सेल्स में से? माइनस। उसके लिए आपने कॉलम बनाया क्या? नो। तो सेल्स रिटर्न मतलब यहाँ एक्साइज ड्यूटी के बाजू में एक्चुअली आता है सेल्स रिटर्न। कितना है सेल्स रिटर्न बोलो? तो 12,500 इनर में। नेक्स्ट वन, फर्नीचर फिक्स एसेट से, हाँ या ना? तो ये फर्स्ट हुआ, अब ये सेकेंड फर्नीचर। कितना? 1,17,500। नेक्स्ट इज व्हाट? उसके बाद मोटर व्हीकल्स, ये पॉइंट नंबर क्या होगा? थर्ड, हाँ या ना? मोटर व्हीकल कितना अमाउंट बोलो इसका मोटर व्हीकल का? 1,50,000, राइट। नेक्स्ट वन, यस, फोर्थ वन व्हाट? लैंड एंड बिल्डिंग, हाउ मच? यस, 2,50,000। यस और नो? तो यहाँ पे कितना आएगा? 2,50,000। फिर परचेसेस, देखो परचेस का सेपरेट हेडिंग है तो उसी में जाएगा ये। कहाँ था परचेस? ये देखो कितना? 7 लाख। नेक्स्ट वन, ओपनिंग स्टॉक इंक्रीज डिक्रीज में जाना चाहिए। बोर्ड पे ध्यान दो, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग क्लोजिंग स्टॉक लेस व्हाट? ओपनिंग स्टॉक, हाँ या ना? व्हाट इज योर क्लोजिंग स्टॉक तो बाद में लिखेंगे, अभी ओपनिंग स्टॉक है ना। कितना है बोलो? 1,15,000। एक्चुअली इसको इनर में लिखना चाहिए, जगह नहीं है इसलिए मैंने आउटर में ही लिखा, फिर कैलकुलेशन नीचे लिखूंगी। समझ में आ रहा है? वहां नहीं, सिर्फ ओपनिंग स्टॉक का एक ही इफेक्ट। नेक्स्ट वन इज व्हाट? सैलरीज। पर्सनल एक्सपेंसेस में इनर में चाहिए, हाँ या ना? एडजस्टमेंट है। कितना है सैलरी का अमाउंट? तो इनर में लिखा मैंने पर्टिकुलर्स कॉलम में कितना? 1 लाख। नेक्स्ट, फिर ऑफिस एक्सपेंसेस वो हाँ कितना? एडजस्टमेंट नहीं है ना? एडजस्टमेंट रहेगा तो टिक करके रखने का, इसके ऊपर नहीं है। नेक्स्ट वन, रेंट इंश्योरेंस, जो इंश्योरेंस में लिख सकते हैं हम लोग। कितना? इनर में लिखा, एडजस्टमेंट है इसके लिए। नेक्स्ट, अकाउंटेंट फीस कहाँ जाना चाहिए? एडमिनिस्ट्रेटिव। तो ऑफिस एक्सपेंसेस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं था तो अकाउंटेंट फीस कितना? आउटर कॉलम में। नेक्स्ट वन, डेटर्स कहाँ जाना चाहिए? ट्रेड रिसीवेबल। डेटर्स है ना, ट्रेड रिसीवेबल। कहाँ है एसेट्स में ट्रेड रिसीवेबल? चेक करो कहाँ कहाँ गया, हाँ मिला। ट्रेड रिसीवेबल कितना? डेटर्स है वो, कितना है? नो एडजस्टमेंट, आउटर कॉलम 1,29,000। नेक्स्ट, कैश एट बैंक कहाँ जाएगा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यस ने कितना? 1 लाख। अब समझ रहे हो, हम लोगों को पोस्टिंग पूरा नोट टू अकाउंट में करना है उसके हेडिंग के अंदर। नेक्स्ट, ड्रॉइंग्स क्या होता है? माइनस। ध्यान दो बोर्ड पे, ये सलमान का अकाउंट था, इसका कंट्रीब्यूशन कैपिटल यहाँ लिखने वाले फर्स्ट लाइन में, तो यहाँ लिखूंगी लेस ड्रॉइंग। कितना अमाउंट है? 30,000 सलमान का हुआ। अरबाज का कितना? 1,500 ना, एंड लेस ड्रॉइंग 47,500। नेक्स्ट बोलो, बिल रिसीवेबल ट्रेड रिसीवेबल में जाना चाहिए। अब देखो बोर्ड पे ध्यान दो, थोड़ा जगह कम है तो मैं लोन एडवांस इसके नीचे लिख दूंगी। कितना है बिल रिसीवेबल? 45,750, सही है। और थोड़ा जगह छोड़ के मैं लिख देती हूँ लोन एंड एडवांसेस, शॉर्ट में लिख रही हूँ। नेक्स्ट वन बोलो, एडमिनिस्ट्रेटिव शायद एडजस्टमेंट है, कितना? 17,000। हाँ नेक्स्ट, कैपिटल यहाँ कंट्रीब्यूशन में सलमान के आगे लिखेंगे उसका कैपिटल, कितना अमाउंट? अरबाज का उसके सामने। अभी मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैंने वो वर्डिंग है, मतलब उसका पार्टनर का नाम है, उसी के आगे लिखा। आप नीचे लिख सकते हो कैपिटल देन ड्रॉइंग ऐसा। इसका कितना कैपिटल? 1,30,000 इनर कॉलम में एंड 1,65,000। ठीक है, सेल्स टर्नओवर में डायरेक्टली कितना? सही है। नेक्स्ट, ट्रेड क्रेडिटर ट्रेड पेबल में जाना चाहिए। हाँ बोलो कितना?
17 ना. नेक्स्ट इनकम है, अदर इनकम. अदर इनकम का भी कॉलम बनाया था हम लोगों ने. कमीशन कितना. नेक्स्ट ट्रेड पेएबल, बिल पेएबल कितना. नेक्स्ट बैंक लोन, सिक्योर्ड लोन. तो सिक्योर्ड लोन केस में लिखेंगे बैंक लोन. हाउ मच. 15. नेक्स्ट बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म बोरिंग, बीओडी कितना. नेक्स्ट खत्म. पोस्टिंग खत्म. इजी है. बस आपको फॉर्मेट लिखने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा. एक बार आपको पोस्टिंग क्लियर होगा, इजीली कर सकते हो. एडजस्टमेंट में जाओ. क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट, इंक्रीज डिक्रीज. पहला अमाउंट कितना है 1,66,250. ये देखो 1,66,250. दूसरा इफेक्ट इन्वेंटरी, है ना. तो इन्वेंटरी में जाओ. हाँ स्टॉक कितना. सेम 1,66,250. नेक्स्ट आया डेप्रिसिएशन. चलो अब कैलकुलेट करो. लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर कितना. पहले हम लोग देखा प्लांट एंड मशीनरी है. एसेट्स में कौन सा एसेट्स है. प्लांट एंड मशीनरी. प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर 20% है. निकालो. 3,75,000 के ऊपर 20% कितना. पक्का ना. 75,000 सही है. अब 3,75,000 माइनस 75 कितना मिलेगा. 3 लाख. ये समझ में आया. इजी है. ओके. अब फर्नीचर के ऊपर कितना परसेंट है. 10. तो वो आएगा 11,750. फिर 1,17,500 माइनस 11,750. नहीं नहीं 1,0750. उसके बाद मोटर व्हीकल बोलो 20% है. तो मोटर व्हीकल 1,50,000 के ऊपर 20% आएगा 30,000, 30,000. फिर मिलेगा 1,20,000. एंड लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर है क्या 5% है. 25,000 का 5% 12,500. तो फिर मिलेगा 2,37,500. सही है क्या. हाँ. अब ये तो हो गया समझा. अब डेप्रिसिएशन का पहला इफेक्ट लेस फ्रॉम एसेट्स हो गया. सेकंड इफेक्ट डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन. बट मेक अ टोटल ऑफ डेप्रिसिएशन प्लीज. सिमरन कैलसी रहेगा तो टोटल करो ग्रॉस का. कोई एक डेप्रिसिएशन का करो, दूसरा नेट ब्लॉक का करो. अब नेट का करना. ये डेप्रिसिएशन का टोटल था. सही है. तू ग्रॉस ची अमाउंट टोटल कर, तू नेट ची कर. ओके किसी ने ग्रॉस का किया. करो जरा ग्रॉस का टोटल. हाँ बोर्ड पे ध्यान देना. क्या किया. ग्रॉस का टोटल यहाँ लिखा. इसमें से ये माइनस करके ये आता है, या तो इसका टोटल ये आता है. हो गया. अब आपको डेप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट देना है. डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन में है ना. यहाँ लिखेंगे डायरेक्टली. व्हाट. पहला कौन सा था. प्लांट एंड मशीनरी. यस और नो. प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन कितना था बोलो. 75. अलग अलग लिखेंगे. फिर क्या था. फर्नीचर. फर्नीचर का यस 11,750. देन मोटर व्हीकल का है 30,000. एंड देन था हमारा लैंड एंड बिल्डिंग. उसका था 12,500. और इसका टोटल हम लोगों ने ऑलरेडी कर दिया है. वही टोटल आपको लिखना है. दैट इज 1,29,250. हो गया डेप्रिसिएशन के दो इफेक्ट. इजी थे. नेक्स्ट वन इज व्हाट. आफ्टर डेप्रिसिएशन नेक्स्ट एडजस्टमेंट प्रोवाइड आउटस्टैंडिंग. आउटस्टैंडिंग इज अ लाइबिलिटी. हाँ या ना. वो आता है ट्रेड पेएबल में. तो गो टू द ट्रेड पेएबल. यहाँ लिखेंगे आउटस्टैंडिंग व्हाट. सैलरी कितना है 20 ना. और आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना 6,000. हो गया. अदर लाइबिलिटी नहीं था तो मैंने इसको रब कर दिया क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है. तो आप लिखोगे. ठीक है. अब इसका दूसरा इफेक्ट आउटस्टैंडिंग का दूसरा इफेक्ट एक्सपेंसेस में ऐड होता है. तो यहाँ लिखेंगे ऐड. आउटस्टैंडिंग कितना है बोलो 20. ऐड करके कितना होने वाला है 1,75,000. और प्रिंटिंग में भी ऐड करोगे आउटस्टैंडिंग कितना 6,000. 6 ही है ना. हाँ तो 6,000 ऐड करके कितना मिलेगा. यहाँ 250 23,250. समझ में आया. तो आउटस्टैंडिंग को हम लोगों ने ऐड किया. नथिंग एल्स. और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के लायबिलिटी में ट्रेड पेएबल में. नेक्स्ट वन इज व्हाट. इंश्योरेंस इज प्रीपेड ऑन 31st March 2018. प्रीपेड इज ऑलवेज लेस. कितना 6,250 है.
हाँ ना, तो इंश्योरेंस में से माइनस होना चाहिए, ध्यान दो। लेस प्रीपेड कितना 6250, बैलेंस कितना बचेगा, ये समझा। प्रीपेड का दूसरा इफेक्ट लोन एंड एडवांसेस, कहाँ दिख रहा है लोन एंड एडवांसेस, यहाँ देखो प्रीपेड इंश्योरेंस कितना 6250, प्रीपेड वाला अमाउंट लिखना ये नहीं, एडजस्टमेंट में वो अमाउंट लिखा, सब खत्म। अब करना है टोटलिंग। टोटलिंग के लिए पहला रूल सुनो, टोटलिंग मतलब सम तो सॉल्व हो गया, अब इसका अमाउंट यहाँ पुट करना है ना, तो टोटलिंग का पहला रूल कैपिटल को छोड़ो, कैपिटल को छोड़ के बाकी सबको टोटल करो, समझा। चलो पहले तो क्या है, कैपिटल पूरा छोड़ दो, यहाँ कुछ नहीं, ये टोटल इतना ही है, ये टोटल भी इतना ही है, इनका टोटल करो प्लीज, यहाँ कुछ नहीं है। 2,17,500, 9,500, 26,000, 3 लाख, ये समझा। और यहाँ देखो इनका टोटल तो ऑलरेडी है, अभी इनका टोटल जरूरी है, करो 1,29,000, 45,750, 1 लाख, हाँ फिर ये तो टोटल ऑलरेडी है, ये भी है, इसका भी है, इनका टोटल, इसको क्या करना है, दिस माइनस दिस, हाँ 1,66,250 माइनस 1,15,000, यहाँ कुछ नहीं, ये तो ऑलरेडी है, यहाँ पे भी ऑलरेडी हो गया, अब इसका चाहिए टोटल, कर लो। यहाँ का ना 1,32,500, बाकी सबका टोटल हो चुका है। अब जो टोटलिंग आपने किया वो आप पुट करेंगे, बट किसको पहले वो टोटल, सारे टोटल पुट करो कैपिटल को छोड़ के। चलो बताओ लाइन में, रिजर्व सरप्लस में कुछ नहीं था, है ना, फिर सिक्योर लोन में कितना, सब इनर में 2,50,000 डायरेक्टली टोटल, फिर अनसिक्योर्ड में कुछ नहीं है 50,000, ट्रेड पेएबल में, फिर यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ था, यहाँ पे और एक छोटा सा लाइन होना चाहिए जिसमें आप नंबर लिखते हो, नोट नंबर, कि कहाँ से कहाँ वर्किंग नोट आया, याद है मैंने बैलेंस शीट में भी सिखाया था, जैसे कि ये 1 आएगा, ये 2, ऐसे नंबर मैं बद लिखूंगी बाद में, ये समझा यहाँ तक। तो एक छोटा सा कॉलम वहां ड्रॉ करना चाहिए था। फिर प्रोविजन में भी कुछ नहीं है। अभी देखो ग्रॉस फिक्स एसेट्स का सीधा टोटल 8 लाख, हाँ देन 1,29,250 माइनस करके सीधा आउटर में, आप समझ रहे हो। इन्वेस्टमेंट कुछ है, हाँ है, डायरेक्टली आउटर में लिखो। नेक्स्ट इन्वेंटरी, नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड नेक्स्ट, अदर एसेट्स कुछ नहीं है, है ना। अब अदर इनकम, इनका माइनस करके बाहर लिखेंगे तो आपको मिलेगा 14 लाख, चेक कर लो, 14 लाख 12,500 माइनस दिस, हाँ फिर अदर इनकम 1,250, फिर इंक्रीज डिक्रीज, हाँ तो सम टाइम ना ये निगेटिव आता है तो इसको ब्रैकेट करना और माइनस करना, समझ में आया। अब डायरेक्टली यहाँ कुछ नहीं है, परचेज इनर में लिखो, बोलो 7 लाख, देन पर्सनल एक्सपेंसेस 1,75,000, एडमिनिस्ट्रेटिव, नेक्स्ट, नहीं बराबर है 1,32,500, नहीं वो सेलिंग का नहीं, वो हेडिंग रॉन्ग लिखा है। उसके बाद सेलिंग में कुछ नहीं है, इंश्योरेंस में 32,500 है, डेप्रिसिएशन में 1,29,250 और अदर में कुछ नहीं। अब इनका टोटल चाहिए मुझे, चलो करो एक्सपेंसेस का टोटल, इनकम का टोटल, तो इनकम की टोटल कर, इन मोबाइल वर करना इनकम की टोटल, तब तक है 3 अमाउंट की टोटल कर, 14,52,500, 11 लाख, एक मिनट, हाँ 11,69,250, और ऊपर का टोटल मेरे ख्याल से आता है, नहीं 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 14 लाख है ऊपर का, 14 लाख है, तो वो आएगा 14,52,500 मेरे ख्याल से, चेक कर लो, है ना। ओके अब ध्यान दो प्लीज, मैंने लाइंस कैसे ड्रॉ किया उसके ऊपर ध्यान देना। ये 14,52,500 इनकम है, उसके नीचे मैंने कोई लाइन ड्रॉ नहीं किया क्योंकि इसमें से ये माइनस करना है,
इसका टोटलिंग क्या था तो यहाँ लाइन ड्रॉ किया। अब आंसर लिख लो तो उसके नीचे लाइन ड्रॉ करो, इनकम में से एक्सपेंस माइनस करो, कितना आता है, कितना आया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, 2,83,250। ध्यान दो, 2,83,250 टैक्सेशन है क्या, नहीं है, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट भी कितना आया, ये हो गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नाउ दिस प्रॉफिट डिवाइडेड बिटवीन थ्री पार्टनर्स ऑन द रेशियो ऑफ द 2:1:2 डिवाइड करने को आता है 2 + 1 + 2 कितना होता है 5। तो दिस अमाउंट डिवाइडेड बाय 5 कितना आया बताओ, इंटू 2 कितना 1 लाख, बीच में का कितना आएगा 650 ना, 6 और लास्ट का वापस वही 1,13,300। ये समझा, ये है नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल में ऐड होता है सलमान के सलमान को, राइट। अब कैसे करेंगे देखो, कैपिटल मैंने इसलिए छोड़ा था है ना, तो यहाँ लिखेंगे ऐड नेट प्रॉफिट, फर्स्ट वाले को 1,13,300, बोर्ड पे ध्यान दो, सलमान के कैपिटल में ड्राइंग माइनस होगा और नेट प्रॉफिट ऐड होकर बाहर अमाउंट आएगा, फिर ये 1,30,000 उसमें इसका प्रॉफिट कितना है देखो 56,650, तो नेट प्रॉफिट 56,650 और यहाँ पे ऐड नेट प्रॉफिट 1,13,300 जहां ड्राइंग माइनस होता है। अब मुझे तीनों का बताओ एक एक, पहले वाले का, नेक्स्ट 1,30,000 माइनस 15 प्लस 56,650 आउटर में लिख रही हूँ मैं, समझ रहा है। नेक्स्ट वाले अभी करो 1,65,000 माइनस 47,500 प्लस 1,13,300 30 ना 800। अब इन तीनों का टोटल फाइनल आंसर दिस प्लस दिस प्लस दिस, देखो सीक्वेंस क्या था, पहले हम लोगों ने सारे शेड्यूल क्लोज किए पार्टनर कैपिटल छोड़ के, सबका टोटलिंग हम लोगों ने दोनों में लिखा, बैलेंस शीट में भी और इनकम स्टेटमेंट में भी, बट पहले क्लोज किसको किया, इनकम स्टेटमेंट को। उसका नेट प्रॉफिट आया, 3 पार्टनर में डिवाइड किया, कैपिटल में ऐड किया, अब कैपिटल का टोटल फाइनल बैलेंस मिला जो वहां लिखेंगे कंट्रीब्यूशन में, कितना लिखेंगे 7 लाख। हाँ अब ध्यान दो, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब यहाँ 7,10,750 इनका टोटल, इनका सिर्फ इनका 2,50,000 प्लस 50 3 लाख प्लस 3,34,000 6,34,000 मेरे ख्याल से, आया। अब उसको ऊपर वाले अमाउंट में ऐड करो, हाँ क्योंकि टोटल चाहिए ना, लाइबिलिटी मतलब हाँ, अभी यही टोटल आपका नीचे आना चाहिए, इनका सबका टोटल करो प्लीज, ये सब जो दिख रहा है आउटर में इनका 7,63,250 1,25,000 1,66,250 1,74,750 6,250 1,09,250 कितना, this is your solution for the LLP. Now I hope no doubt in this. समझ में आ, सम बहुत सिंपल है, पोस्टिंग भी सिंपल है, बस आपको क्लियर करना चाहिए कि लिखना कैसे, क्लियर है, ओके गुड। Please like and share our video and subscribe our channel for more videos. Press bell icon for notification. Thank you.